अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण में आज मैं आपको एक निबंध लिखाने वाली हूँ। निबंध प्रकार से लिखा जाता है। पहला संकेत बिंदु के साथ और दूसरा संकेत बिंदु के बिना। अब पहला संकेत बिंदु के साथ ये क्या मतलब होता है? तो संकेत जब आपको एक निबंध के साथ में कुछ पॉइंट्स दिए रहते हैं कि पहले जैसे रूपरेखा और उसके बाद में कुछ, तो आपको उस पॉइंट्स के आधार पर ही निबंध लिखना पड़ता है। तो उसी के आधार पर आपको निबंध लिखना रहता है। अब दूसरा है संकेत बिंदु के बिना। जैसा कि हम आज लिखने वाले हैं, इसमें आपको कोई भी संकेत बिंदु नहीं दिए रहेंगे। आपको खाली जो टॉपिक दिया रहेगा, यानी कि उस निबंध का नाम, उसके आधार पर आपको निबंध लिखना है। उसमें कोई संकेत बिंदु नहीं दिए गए हैं। अब संकेत जो निबंध है आपका, वो कितना लंबा होना चाहिए, उसका लेंथ कितना होना चाहिए? तो आपको कम से कम 2 पेज और मैक्सिमम 3 पेजेस, उसके ऊपर आपका निबंध नहीं होना चाहिए। अब आपका 6 to 8 मार्क्स के लिए आता है ये निबंध, 5 मार्क्स के लिए भी आता है, 6 to 8 मार्क्स के लिए भी आता है। तो उससे ज्यादा आप 2 और 3 पेजेस से ज्यादा आप नहीं लिखेंगे। और दूसरी बात, निबंध लिखते समय आपको कुछ बातों का बहुत ही विशेष ध्यान रखना चाहिए। निबंध लेखन एक कला है। निबंध लेखन करते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि जब हम एक अच्छा निबंध लिखते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। निबंध एक साहित्य की महत्वपूर्ण विद्या है। इसे सीखने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है, निबंध के विषय को भलीभांति समझ लेना चाहिए। सबसे पहले तो निबंध क्या है उसको आप समझिए, ठीक है। उसके ऊपर आप जो भी आपको टॉपिक दिया गया है, जैसे आज का निबंध है छाते की आत्मकथा। अब आत्मकथा यानी कि सेल्फ ऑटोबायोग्राफी, यानी खुद के बारे में आत्मकथा लिखना, अपने बारे में बताना। तो कौन बता रहा है? छाता। तो छाता अपने बारे में आत्मकथा लिख रहा है। इस टॉपिक के ऊपर आपका निबंध है। तो यहाँ पर वही बताया है कि जो भी निबंध है, आपका टॉपिक है, उसको आप पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए कि क्या है, ठीक है। अगर आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आप उसके बारे में काफी कुछ लिख सकते हैं। सेकंड है, निबंध की रूपरेखा बना लेनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। रूपरेखा यानी कि पहले आप माइंड में रखिए क्या क्या चीजें, उसके बाद में आप लिखना स्टार्ट करिए। रूपरेखा बनाइए अपने माइंड में कि अब पहले आप सोचिए उस छाते के बारे में। छाता सब लोग यूज करते हैं, सबको पता है कि छाता क्या होता है, कब यूज करते हैं, क्या क्या उसकी क्वालिटी है। तो वो सारी चीजें आप उसके बारे में सोचिए। अब छाते की आत्मकथा, तो छाता अपनी खुद आत्मकथा लिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको सारी पॉइंट्स मन में रखने हैं, सारी इसकी रूपरेखा बना लेनी है। उसके बाद निबंध के विषय में संबंधित बिंदु बना लेने चाहिए। इन्हीं बिंदुओं का विस्तार अनुच्छेद में किया जाता है। अब आप जो रूपरेखा बना लिए, अब आप पॉइंट्स मन में रखिए कि अब हमको कौन कौन से पॉइंट्स रखने हैं। जैसे सबसे पहले आप ये सोचिए कि अब छाता है, छाता कब यूज होता है? छाता हम धूप में यूज करते हैं और बारिश में यूज करते हैं। उसके बाद छाता किन किन रंगों का होता है? तो वह काला भी होता है और कलरफुल भी होता है। आजकल तो प्रिंटेड भी आ गए हैं। उसके बाद और क्या चीजें रहती है छाते में? मजबूती, है ना। और इस तरह से आप उसकी पॉइंट्स बनाकर रख सकते हैं। अनुच्छेद में प्रत्येक बिंदु का स्पष्टीकरण करना चाहिए और उससे रिलेटेड आपको कुछ एग्जाम्पल्स देना है, कुछ कथाएं सुनानी है, कुछ आपको मुहावरा देना है, तो वो भी आप उसमें दे सकते हैं। वो उस निबंध को और भी ज्यादा प्रभावशाली, इंटरेस्टिंग बना देगा। अब आगे देखिए, प्रत्येक अनुच्छेद एक दूसरे से संबंधित होनी चाहिए। माला का प्रत्येक मन का स्वतंत्र होता है। मान लीजिए, देखिए हम एक माला पहनते हैं मोतियों की, तो वो एक माला कहलाती है, लेकिन उसमें कितने सारे बीड्स होते हैं, कितने सारे मोती होते हैं, लेकिन उन सबको मिलकर ही एक माला बनती है। उसी तरीके से हमें निबंध में जो हमें पॉइंट्स लिखने हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। सब अपने आप में स्वतंत्र हैं, हर एक पॉइंट अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। जिस तरीके से हमारी माला होती है, अलग अलग मोती मिलकर एक माला बनाते हैं, उसी तरीके से हमें भी अपना निबंध बनाना है, अलग अलग पॉइंट्स को एक एक दूसरे से संबंधित करते हुए, ठीक है। निबंध की भाषा विषय के अनुरूप होनी चाहिए। जो भी हम भाषा लिख रहे हैं वो हमारे टॉपिक से नहीं हटनी चाहिए, विषय के अनुरूप ही होनी चाहिए। बहुत सरल भाषा में आपको प्रयोग करना है, सहज लिखना है।
और आपको इतना इंटरेस्टिंग वे में लिखना है ताकि जो पढ़ने वाला है, जो पाठक है, वो आपके निबंध को अच्छे से पढ़ने में उसको रोचक अनुभव हो। निबंध रोचक शैली में होना चाहिए, ठीक है। इसमें पाठक के मन में उत्सुकता बनी रहती है। निबंध की कथनी, सूक्तियों, प्रेरक प्रसंगों, कविता की पंक्तियों आदि के द्वारा स्पष्ट करना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, निबंध में हम कथन यूज कर सकते हैं, कोई भी सूक्ति यूज कर सकते हैं, कोई भी कविता की पंक्तियां उसमें हम यूज कर सकते हैं, कोई भी मुहावरा भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि वो और प्रभावशाली हमारा निबंध बन सके। अब निबंध लेखक के व्यक्तित्व के अभिव्यक्त करते हैं, इसमें व्यक्तिगत अनुभवों का समावेश करना चाहिए, यानी हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब मान लीजिए ये जो हमारा टॉपिक है, हमारा निबंध है छाते की आत्मकथा, उससे रिलेटेड हमारा क्या अनुभव है वो भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। निबंध का प्रत्येक वाक्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने अभी कुछ लिखा और हम एकदम से टॉपिक से हटके हमने दूसरे ही पॉइंट में कुछ और लिख दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। व्याकरण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए और हमें जो भी निर्धारित शब्द सीमा दी गई है उसी के अनुसार लिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम शब्द सीमा नहीं दे रहे हैं। तो आज जो आप निबंध लिखने वाले हैं उसका शीर्षक है, उसका नाम है छाते की आत्मकथा। छाता आप सभी को मालूम है कि छाता क्या होता है। छाता हम कब यूज करते हैं? छाता हम या तो धूप में जाते हैं तब, अब धूप से बचने के लिए प्रयोग करते हैं, या फिर हम बारिश में यूज करते हैं बारिश से बचने के लिए, ठीक है। और छाता आप सभी को मालूम है कई कलर का होता है, काला भी होता है, रंग बिरंग का भी होता है, प्रिंटेड भी होता है। तो वो ये सब चीजें भी आप उसमें निबंध में लिख सकते हैं। अब छाता जब हम खरीदते हैं उस वक्त हमारे मन में क्या चीजें रहती हैं कि छाता मजबूत होना चाहिए, कलरफुल, अगर हमें कलर पसंद आ रहा है तो हमें कलरफुल होना चाहिए, और तो ये सभी चीजें हमको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए जो आपके सामने पिक है, इसमें पूरी छाते की आत्मकथा के बारे में लिखा हुआ है। बट मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा और सोचिए जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, और इस निबंध को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए आप इसमें कुछ मुहावरे यूज करिए, कुछ कहावतें यूज करिए, कुछ पोयम की पंक्तियां भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, और थोड़ी सी पिक्चर बनाइए और थोड़ा सा और प्रभावशाली ढंग से इसको लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको व्याकरण कॉपी में सेकंड हाफ पोर्शन में जहां हमने फर्स्ट टर्म का निबंध वगैरह लिखे थे उसके नेक्स्ट पेज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।